कभी सोचा है कि जब एक ही देश में अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, तो क्या वो सब मिलकर शांति से रह पाते हैं? ये सवाल सिर्फ एक घर का नहीं है, बल्कि बड़े बड़े देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए, आज हम दो ऐसे ही देशों, बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि उन्होंने इस मुश्किल सवाल का जवाब कैसे ढूंढा। तो हमारे सामने दो देश हैं, एक यूरोप में बेल्जियम और दूसरा एशिया में श्रीलंका। दोनों ही छोटे देश हैं और दोनों में ही अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। मतलब कागज पर देखें तो दोनों काफी एक जैसे लगते हैं, है ना? लेकिन असल में इनकी कहानियां इससे ज्यादा अलग हो ही नहीं सकती थीं। ये इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे एक ही प्रॉब्लम के दो बिल्कुल अलग अलग जमीन आसमान वाले सोल्यूशन हो सकते हैं। तो चलिए, पहले बेल्जियम से शुरू करते हैं। यहाँ की सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, आबादी का बड़ा हिस्सा, करीब 59% डच बोलता है, लेकिन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, यानी फ्रेंच बोलने वाले, वो हिस्टोरिकली ज्यादा अमीर और ज्यादा पावरफुल रहे हैं। जरा सोचिए, देश में ज्यादातर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर एक छोटे से ग्रुप के हाथ में हो। जाहिर सी बात है, इससे डच बोलने वाले लोगों में नाराजगी बढ़ी और 1950s और 60s में दोनों के बीच टेंशन बढ़ने लगी। अब चलते हैं श्रीलंका। यहाँ का समीकरण बिल्कुल ही अलग है। यहाँ एक समुदाय यानी सिंघला बोलने वाले क्लियर कट मेजॉरिटी में हैं, लगभग 3/4। ये बहुत बड़ा फर्क है। जब एक ग्रुप के पास इतनी जबरदस्त न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होती है तो सवाल ये उठता है कि वो इस पावर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसा कि हम देखेंगे, उनके फैसले ने ही पूरे देश का भविष्य तय कर दिया। तो इस मोड़ पर बेल्जियम ने क्या किया? लड़ाई झगड़े के बजाय उनकी लीडर्स ने एक अलग और ज्यादा मुश्किल रास्ता चुना, और वो था बातचीत का रास्ता। उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां कोई भी अकेला या पीछे छूटा हुआ महसूस ना करे। ये एक बहुत ही साहसी कदम था। और सुनिए, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। जरा सोचिए, 20 साल से भी ज्यादा समय तक उन्होंने अपने संविधान को 1 या 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार बदला। ये इस बात का सबूत है कि वो एक ऐसा सॉल्यूशन खोजने के लिए कितने कमिटेड थे जो सबके लिए काम करे, ताकि कोई भी ये महसूस न करे कि वो इस देश का हिस्सा नहीं है। और उनका मॉडल सच में बहुत ही इनोवेटिव था। उन्होंने ये किया कैसे? सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी, यानी कोई भी एक तरफा फैसले नहीं ले सकता था। फिर स्टेट्स को ज्यादा पावर दी, और जो राजधानी थी ब्रुसेल्स, उसके लिए तो एक अलग ही सरकार बना दी जिसमें दोनों ग्रुप्स को बराबर की हिस्सेदारी मिली। लेकिन सबसे यूनिक आइडिया था कम्युनिटी गवर्नमेंट का, एक ऐसी सरकार जो सिर्फ कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज जैसे मुद्दों को देखती थी, ताकि हर किसी की पहचान का सम्मान हो। अब कहानी के दूसरे साइड को देखते हैं, श्रीलंका। 1948 में आज़ादी के बाद सिंघाला समुदाय, जो मेजॉरिटी में था, उसने बेल्जियम से बिल्कुल उल्टा रास्ता पकड़ा। समझौते के बजाय उन्होंने चुना डोमिनेशन का रास्ता, यानी ये पक्का करना कि देश में सिर्फ उन्हीं की चले। साल 1956 एक टर्निंग पॉइंट था। एक कानून पास हुआ जिसने सिंगला को देश की अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। बस एक झटके में तमिल बोलने वालों को अपने ही देश में ये मैसेज दे दिया गया, आपकी भाषा की कोई खास अहमियत नहीं है। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने अलगाव की आग को हवा दे दी। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी की सीटों और सरकारी नौकरियों में सिंघला कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी मिलने लगी। सरकार ने मेजॉरिटी कम्युनिटी के धर्म यानी बौद्ध धर्म को भी बढ़ावा देना शुरू कर दिया। मतलब हर कदम के साथ श्रीलंकाई तमिलों को यह महसूस करवाया जा रहा था कि वो अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। तो इसका नतीजा जाहिर है, अविश्वास बढ़ा, अलगाव बढ़ा और आखिरकार एक भयानक सिविल वॉर छिड़ गया जिसने देश को दशकों तक बर्बाद कर दिया। ये कोई हादसा नहीं था, ये उन पॉलिसीज का सीधा नतीजा था जो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से ऊपर रखती थीं। तो जो बेल्जियम ने किया उसे हम कहते हैं समायोजन या अकोमोडेशन। ये एक फैंसी शब्द लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। लड़ने के बजाय चलो मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालें जहां हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिले। ये पावर को शेयर करने का तरीका है ताकि झगड़े ही ना हो। और दूसरी तरफ श्रीलंका का रास्ता है बहुसंख्यकवाद या मेजॉरिटेरियनिज्म। ये इस सोच पर आधारित है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये वो आइडिया है कि अगर आप मेजॉरिटी में हैं तो आपको जैसे मर्जी वैसे राज करने का हक है, भले ही इसके लिए माइनॉरिटी की जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज क्यों न करना पड़े। तो आइए अब दोनों के नतीजों को आमने सामने रखकर देखते हैं।
बेल्जियम, देश में शांति रही, एकता बनी रही। श्रीलंका, दशकों तक सिविल वॉर चला, हजारों लोग मारे गए और देश तरक्की में बहुत पीछे चला गया। इन दोनों रास्तों के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क था। इससे ज्यादा साफ तस्वीर और क्या हो सकती है? तो ये तो साफ है कि पावर को शेयर करना काम करता है, पर क्यों? आखिर डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इसके पीछे के दो बड़े कारणों को जरा समझते हैं। देखिए, पावर शेयर करने के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जाते हैं। पहला है प्रैक्टिकल कारण। सीधी सी बात है, ये समझदारी का काम है। इससे ग्रुप्स के बीच झगड़े कम होते हैं और देश में स्थिरता बनी रहती है। इसे हम दिमाग का कारण कह सकते हैं। और दूसरा है दिल का कारण, यानी ये मॉरली सही चीज है। डेमोक्रेसी का तो मतलब ही यही है कि हर किसी की आवाज सुनी जाए और जिन फैसलों से लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है उनमें उनकी भी राय हो। एक जमाना था जब माना जाता था कि पावर को बांटना मतलब देश को कमजोर करना, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये सोच गलत थी। तो असल में पावर को शेयर किया कैसे जाता है? आइए इसके कुछ सबसे कॉमन तरीकों पर एक नजर डालते हैं। पहला तरीका है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सरकार के तीन मेन पिलर्स। एक जो कानून बनाती है, लेजिस्लेचर, दूसरी जो उन्हें लागू करती है, एग्जीक्यूटिव, और तीसरी जो कानून की रक्षा करती है, जुडिशरी। ये तीनों एक ही लेवल पर हैं और एक दूसरे पर नजर रखते हैं। इससे यह पक्का होता है कि कोई भी एक हिस्सा जरूरत से ज्यादा पावरफुल न हो जाए। इसी को चेक्स एंड बैलेंसेस का मशहूर सिस्टम कहते हैं। दूसरा तरीका है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए। सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर उसके नीचे आती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। पावर को इन अलग अलग लेवल्स पर बांट दिया जाता है ताकि लोकल मुद्दे लोकल लेवल पर ही सुलझाए जा सके। इसी को हम संघवाद या फेडरलिज्म भी कहते हैं। तीसरा तरीका है पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच शेयर करना। याद है बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट? ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि भाषा या धर्म के आधार पर जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, सरकार में उनकी भी एक मजबूत आवाज हो। और आखिर में पावर को पॉलिटिकल पार्टीज के बीच भी शेयर किया जाता है। जब किसी एक पार्टी को चुनाव में क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती तो उन्हें सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों के साथ हाथ मिलाना पड़ता है। इसे ही हम गठबंधन सरकार या कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ये राजनीति में टीम वर्क की तरह है, जहां अलग अलग ग्रुप्स मिलकर पावर शेयर करते हैं। तो बेल्जियम और श्रीलंका की इन दो एकदम अलग कहानियों से हम क्या सीखते हैं? एक साफ सबक यह है कि पावर शेयर करना किसी देश को कमजोर नहीं करता, बल्कि असल में ये उसे और भी मजबूत बनाता है। और ये हमें आखिर में एक बहुत बड़े बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है, क्या पावर को शेयर करना कमजोरी की निशानी है या फिर ये किसी देश की असली ताकत का सबसे बड़ा सबूत है? क्या अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला करने के लिए ज्यादा हिम्मत नहीं लगती, इस भरोसे के साथ कि अनेकता में ही एकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।